नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे में हम आपको खबर बताएंगे और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की खबर के साथ। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने से लेकर बीजेपी के संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर अब उन्हें बधाई मिलने का तांता शुरू हो गया है। लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में शुमार वो शख्स जो बीजेपी की स्थापना से लेकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उसी आडवाणी जी को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं भी उनसे बात की और सम्मानित होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी जी को फोन कर बधाई दी। आडवाणी वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। 1980 में बनी बीजेपी के गठन के वक्त भी वो पार्टी में एक मजबूत पिलर रहे। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान मिलने पर आडवाणी जी ने इसे गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा कि इस सम्मान को वे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आडवाणी जी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शुभकामना दी। नीतीश कुमार ने लिखा, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है और उनसे कई चीजें सीखने का भी मौका मिला है। आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि आज अपनी मां को वो सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं। मां का आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन में बड़ा योगदान रहा। आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी मां है और मां का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2002 से 2004 के बीच अटल जी के सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी की नींव रखने वाले लोगों में इनका नाम शुमार है। 10वीं और 14वीं लोकसभा में आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष रहे। आरएसएस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका राम मंदिर आंदोलन के रूप में काफी अहम रही थी।
90 के दशक में पूरे देश में रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी जी ने न सिर्फ मंदिर आंदोलन से लोगों को जोड़ा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बेहद मजबूत की। लंबे वक्त से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही थी। आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके सम्मान में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने के मामले को समझिए। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के फाउंडर मेंबर में से एक हैं। पार्टी के गठन से सत्ता तक का सफर उन्होंने तय किया है। अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी प्रधानमंत्री भी बने। देश के गृह मंत्रालय का दायित्व भी लाल कृष्ण आडवाणी संभाल चुके हैं। पार्टी संगठन से लेकर प्रशासनिक अनुभव तक पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही है। 2015 में देश का दूसरा प्रतिष्ठित पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था। पद्म विभूषण से मोदी सरकार ने उन्हें नवाजा था। आडवाणी का योगदान राम मंदिर आंदोलन में सबसे अहम रहा है। पूरे देश भर में रथ यात्रा कर जनता को आंदोलन से इन्होंने जोड़ा था। 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 120 सीट तक पहुंचाया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, और ऐसे में बीजेपी के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे आज अब इसको लेकर पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजने की घोषणा की है। बढ़ते हैं आगे। आखिरकार बिहार सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों के विभाग बांटे गए। जेडीयू के पास 19 विभाग हैं, तो वहीं बीजेपी के पास 23 विभाग हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन के साथ ही गृह विभाग भी पहले की तरह रख लिया है। अट्ठाईस जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कब होगा, इसे लेकर विरोधी दल आरजेडी की ओर से तंज भी कसा जा रहा था। पर करीब हफ्ते भर बाद शनिवार को सीएम समेत 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। पहले की तरह मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग भी उन्हीं के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य, उद्योग, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, विधि, खेल, पशु एवं मत्स्य संसाधन समेत 9 विभाग हैं। तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी लगभग 9 विभाग है, जिसमें कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल है। इसके अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के जिम्मे ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। जितन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के पास सूचना, प्रौद्योगिकी, SC/ST कल्याण विभाग, तो बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार के जिम्मे सहकारिता, पर्यटन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। मंत्री श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। इन सब के बीच निर्दलीय विधायक सुमित सिंह एक बार फिर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हम लोग एक सैनिक के तरह सेवा के भाव से काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी विभाग रहेगा, जनता के हित में जो बेहतर होगा, मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और उनका निर्णय स्वागत योग्य है। बता दें कि 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 12 फरवरी को ही विश्वास मत हासिल भी करेगी। कयास लगाए जा रहे थे कि इससे पहले ही मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो जाएगा। उम्मीद है बजट सत्र के बाद फिर से कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जिसमें 9 मंत्रियों को मिले विभागों को बांटा जाएगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप समझिए, विभाग मिला लेकिन कैबिनेट विस्तार कब? 28 अगस्त को नीतीश कुमार 9वें सीएम बने। नीतीश कुमार ने 9 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की। एक हफ्ते बाद कैबिनेट के विभागों का बंटवारा भी अब हो गया है। 9 मंत्रियों के बीच 40 से ज्यादा विभाग बांटे गए हैं। 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार पहले की तरह ही सामान्य प्रशासन और गृह अपने पास रखा है। आरजेडी के रहे ज्यादातर विभाग जेडीयू के हिस्से आए हैं और जेडीयू के हिस्से रहे कुछ विभाग बीजेपी को दे दिए गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इन विभागों के बंटवारा होने के बाद जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा और इन विभागों को फिर आगे भी बांट दिया जाएगा। बढ़ते आगे, बिहार में नई सरकार बनी तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले की कवायद भी तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुलाकातों का दौर चल रहा है, पर बात क्या हो रही है इसे मीडिया से बताने में नेता बच रहे हैं। वैसे इंडिया अलायंस पर बीजेपी नेताओं का हमला भी ताबड़तोड़ जारी है। चुनाव से पहले क्यों लालू से लेकर राहुल तक बीजेपी के नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में फिर से नई सरकार बनी। नीतीश ने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो बिखरे हुए विपक्ष के लिए यह बड़ा सेटबैक था। सियासी मात खाने के बाद इंडिया अलायंस के नेता लोकसभा की तैयारियों में जुट रहे हैं। शनिवार को पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की लालू प्रसाद से मुलाकात हुई। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। बताया जाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले, लेकिन जब बातचीत खत्म हुई और अखिलेश बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से किनारा कर लिया। बिना कुछ कहे अखिलेश चलते बने। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले नेता अपने अपने तरीके से जातियों को भी गोलबंद करने में जुटे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुशवाहा महासम्मेलन के मंच से लालू प्रसाद पर जोरदार प्रहार किया। सम्राट ने कहा, लालू प्रसाद आरक्षण की बात करते हैं, पर अपने ही परिवार के सिवा उन्होंने आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया। पढ़ने वरने से कोई मतलब नहीं है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो। दूसरा आरक्षण उसको दिया और तीसरा आरक्षण किसको दिया? काई मेरा बेटा है, उसको कोई मतलब नहीं है दो दुनिया से। ये हरे कृष्ण हरे राम वाला है, इसको उठाकर मंत्री बना दिया। और जब भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की बेटी को लोकसभा में हरा दिया तो लालू जी ने कहा कि अब हमारी बेटी को भी राज्यसभा में भेज के सांसद बना दिया। यही है आरक्षण। कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। इधर विरोधी दलों के बीच मीटिंग पर बीजेपी के नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी हमला बोला। रविशंकर ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष का गठबंधन बालू की ढेर पर खड़ा है, पता नहीं कब गिर जाए। ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। बिहार में बदली हुई सियासत के बाद इंडी गठबंधन के नेता जहां बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ वार लालू फैमिली से लेकर राहुल गांधी पर कर रहे हैं। सवाल लोकसभा चुनाव की जंग का है, सवाल जातियों को साधने से लेकर विकास कार्यों को गिनाने तक का है। सो बीजेपी फिलहाल आगे बढ़कर वार विपक्षी नेताओं पर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में सियासत की चाल को आप समझिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ एक बार फिर से मिलकर सरकार बना ली। महागठबंधन छोड़ एनडीए के साथ आ गए। अब नीतीश कुमार के हटने से महागठबंधन हताश है। नेता खुलकर कैमरे पर बयान नहीं दे रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत की जानकारी भी नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की कवायद अब तेज है। लालू प्रसाद कांग्रेस से बात कर रहे हैं, अखिलेश सिंह कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
बीजेपी लालू प्रसाद पर निजी हमला कर रही है तो आरक्षण के बहाने निशाना लालू फैमिली पर साधा जा रहा है। अब राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, जहां एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन टूट रहा है और राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने निकले हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर अब वो 5 दिन की ईडी कस्टडी पर हैं। इसी बीच 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में उन्हें शामिल होने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है। दोपहर करीब 2 बजे ईडी की टीम ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से हेमंत सोरेन को कस्टडी में लिया और वहां से उन्हें हीनू में जांच एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया। अब अगले 5 दिन तक हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में रहेंगे, जिसमें उनसे लैंड स्कैम को लेकर कई सवाल जवाब किए जाएंगे। पूरा मामला 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिस मामले को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और वहीं इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे अभी होने बाकी हैं, जिसे लेकर ही ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया है। अब देखना होगा कि ईडी की पूछताछ में हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में और कितनी बढ़ती हैं। ईडी की कस्टडी के तीसरे दिन यानी 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में विधायक के रूप में हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकेंगे। ईडी के विरोध के बावजूद पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली, पर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे। इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान होने वाली वोटिंग में शामिल होने को हरी झंडी जरूर मिल गई है। उनको वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्पष्ट था, ईडी का ऑब्जेक्शन जो है ये बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अलाउ कर दिया है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जहां उनसे अगले 5 दिन तक केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कई तीखे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।